जहां तक बेटा आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था ना, वो पार्ट्स ऑफ बॉडी थे, है ना। बहुत बच्चों को उस दिन कंफ्यूजन भी था, लेकिन आज दोबारा जो है बेटा वो वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो आप उसी में ज्वाइन कर लोगे। और जो बच्चे अब्सेंट थे बेटा, उसके लिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम लगता है तो एक्स्ट्रा क्लास लेकर या एक्स्ट्रा टाइम लेकर आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। जिसको भी लगेगा प्रॉब्लम वो मैसेज करके बात कर ले, या जैसे भी हो कांटेक्ट कीजिए, और फिर आपके लिए बेटा किया जाएगा। छोड़िएगा नहीं, यही रिक्वेस्ट है। अगर कोई चीज आपका स्टार्टिंग से छूट गया तो लास्ट तक समझ नहीं आने वाला, ये दिमाग में रख लीजिए। तो ट्राई कीजिए कि छोड़ना नहीं है। अब पार्ट्स ऑफ बॉडी में देखोगे बेटा, तो सबसे पहले जो आपको बताया गया कि यहाँ पर जो था वो स्क्वेलेक्स था। स्क्वेलेक्स जो है वो अपर वाला स्वेलन रीजन जो होता है, उसी को हम लोग स्क्वेलेक्स बोलते हैं। सेकेंड जब देखिएगा बेटा, तो इसी में आपको जो दिखेगा वो नेक होता है, और नेक को हम लोग जो बोलते हैं वो प्रोस्ट्रोबिलस बोला जाता है। ये आप ध्यान से अब सुनते चले जाइए। नेक जो रीजन है वो क्या है आपको, तो प्रोस्ट्रोबिलस होता है। इसी के बाद जब देखोगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट है कि सेगमेंट्स दिखे थे, और सेगमेंटेड पार्ट को जो हम लोग बोलते हैं वो है आपको स्ट्रोबिलस। तो स्ट्रोबिलस जो है यहाँ पर आपको क्या चीज है बेटा, तो सेगमेंटेड पार्ट होता है। तो सिंपली जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये कौन सा पार्ट है, तो ये आपको सेगमेंटेड पार्ट है। अब यहाँ पर आ जाते हैं बेटा, जो कंप्लीट डायग्राम हम लोगों ने बनाया था उस पे आ जाते हैं। अब डायग्राम ध्यान से देखिए। डायग्राम में यहाँ पर देखिएगा तो फर्स्ट रीजन कौन सा है, जो स्वेलन पार्ट होगा, और वो स्क्वेलेक्स होता है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर आप बना दीजिए, वो है आपको स्वेलन पार्ट, और इसी को जो हम लोग बोलते हैं वो स्क्वेलेक्स बोलते हैं। ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट आपको बन गया जो स्वेलन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप जब लेवल कीजिएगा, तो ये जो रीजन है वो टेप वॉर्म का स्क्वेलेक्स है। और ये है क्या चीज, तो यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ बेटा। जो एग्जाम्पल पढ़ रहे थे वो है आपको टेप वॉर्म था, या इसी को हम लोग टेनिया सोलियम बोलते थे। ये आप लोगों को लिखा गया है। नेक्स्ट जब पार्ट देखोगे बेटा, तो यहाँ पर जो आपको जुड़ेगा ना, वो है आपको नेक रीजन। तो ये कंप्लीट जो ब्लू है ये आप ले लीजिए कि नेक रीजन है। नेक के बाद जो है इसी को आप लोग जो बोलते हो तो प्रोस्ट्रोबिलस बोलते हैं। तो चाहे तो यहाँ पर आप प्रोस्ट्रोबिलस लिख सकते हो। नेक्स्ट जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा, तो आपको सेगमेंटेड पार्ट दिखेगा। तो ये जब आप बनाइएगा बेटा, तो यहाँ पर क्या चीज है आपका सेगमेंटेड पार्ट है। अब सेगमेंटेड पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्ट्रोबिलस बोलते हैं। ये ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो थर्ड रीजन है वो है आपको सेगमेंटेड, जिसको आप लोग बोलते हो स्ट्रोबिलस। अब स्ट्रोबिलस में बेटा जो खास चीज है ना, वो आप समझिए। यहाँ पर देखोगे तो सेगमेंट्स होते हैं, और जो स्टार्टिंग के सेगमेंट्स होते हैं वो आपको थोड़े से साइज छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बेटा यहाँ पर साइज जो है वो सेगमेंट का आपको इंक्रीज करता चला जाता है। यहाँ पर देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा कि सेगमेंट का साइज जो है वो धीरे धीरे आपको इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आप ये कंप्लीट पार्ट लेते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जब लेते हैं बेटा, तो यही जो है ना वो क्या चीज है, तो इसी को आप जो बोलोगे वो स्ट्रोबिलस बोलते हैं। अब स्ट्रोबिलस में देखेंगे बेटा, तो एक एक जो सेगमेंट है, ईच सेगमेंट, ये देखिए आपका एक सेगमेंट हुआ, ये आपका दूसरा सेगमेंट है। उसी तरीके से आपको जो डिफरेंट सेगमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो है वो प्रोग्लॉटिड है। और प्रोग्लॉटिड में जब देखोगे तो प्रोग्लॉटिड किसको बोलते हैं, तो एक एक सेगमेंट को आप प्रोग्लॉटिड बोलते हो। तो ईच सेगमेंट जो है आपका यहाँ पर प्रोग्लॉटिड है। अब इसके बाद जब लास्ट में देखोगे तो आपको जो लास्ट सेगमेंट होगा, वहां पर क्या देखने को मिलेगा, जो स्ट्रक्चर है वो है आपको यूटेरस का। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये है आपको यूटेरस। और यूटेरस के जो अंदर आपको देखने को मिलेगा वो होते हैं सिस्ट।
तो ये रेड कलर का जो होगा वो आपको सिस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे ना, तो जब हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्रोग्लॉटिड है ये आपको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हम लोग जो बात कर रहे हैं बेटा वो कर रहे हैं प्रोग्लॉटिड की। और प्रोग्लॉटिड क्या चीज होता है बेटा, तो यहाँ पर जो सेगमेंट्स है उसी को हम लोग प्रोग्लॉटिड बोलते हैं। और प्रोग्लॉटिड में भी बेटा कंडीशन क्या है, जो आपके स्टार्टिंग के होते हैं वो आपको इमैच्योर होता है, और मिडल में जब देखोगे तो धीरे धीरे ये मैच्योर हो जाते हैं, और लास्ट में देखेंगे बेटा तो वो है आपको ग्रेविड जिसको बोलते हैं। तो ये जो आपका सेगमेंट है, इस सेगमेंट को आप बोलोगे ग्रेविड जिसके अंदर यूटेरस है। तो यहाँ पर ये जो थर्ड रीजन हो गया ये है आपको ग्रेविड। ग्रेविड भी क्या है, तो प्रोग्लॉटिड है, लेकिन ये लास्ट सेगमेंट है। अब तीनों में देखिए डिफरेंस क्या है। जो इमैच्योर होगा, सपोज कर लीजिए कि ये जो 3 सेगमेंट्स है बेटा ये इमैच्योर है, प्रोग्लॉटिड है बट इमैच्योर है, तो यहाँ पर क्या चीज होगा, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन नॉट फुली डेवलप। तो यहाँ पर आपको सेक्स ऑर्गन जो है वो फुली डेवलप नहीं होते या फुली फॉर्म नहीं होते हैं। जब मैच्योर लीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं बेटा वो फुली फॉर्म्ड होते हैं। तो लिखोगे तो सेक्स ऑर्गन फुली फॉर्म्ड। और ग्रेविड में लीजिएगा बेटा तो यहाँ पर क्या चीज होता है कि ग्रेविड में आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, मतलब फ्यूजन ऑफ जो सेल्स होंगे वो आपको होगा ग्रेविड में। तो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो आपको ग्रेविड में होगा, तो लिखोगे तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। और इसमें क्या चीज होता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला है यूटेरस। तो सिंपली जब लिखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ओनली यूटेरस होगा। और ये जो बेटा फील्ड होता है वो किससे होता है, तो वहां पर देखिए तो आपको सिस्ट दिया गया है, तो ये जब सिंपली लिखोगे तो फील्ड विद किससे है, तो बेटा आपका सिस्ट है। अब बताइए जरा, जितने भी लोग लास्ट क्लास में थे, अब क्लियर हुआ डायग्राम इसका? सभी लोग एक बार जल्दी से सच्चे दिल से बताइए कि यहाँ पर ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जो लोग लास्ट क्लास में थे बेटा, क्योंकि नहीं रहोगे तो लोग यादनिक मानसी क्लियर है। चलिए अर्पिता पीयूष क्लियर है, अदिति क्लियर है, वेरी गुड बेटा। चलिए अगर क्लियर है तो इतना लिखिए। और जो लोग भी बेटा अब्सेंट थे, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कोई भी चीज को आप लोग छोड़ोगे नहीं, हम आप लोगों के लिए हैं तत्पर। आप लोग एक काम कीजिएगा, जितना भी वीडियोस होंगे, ज्यादा क्लासेस अभी हुई नहीं है, आप जितने लोग अब्सेंट थे उस वीडियोस को देखिएगा। अगर नहीं देख पाते हो तो एक बार कांटेक्ट करोगे सर कैसे कर सकते हैं, और जितने भी पीछे के छूटा हुआ है उसको आप लोग क्लियर कर लोगे, ये रिक्वेस्ट है। बात कर लीजिए जैसे भी टाइम होगा, जैसे कल ट्यूसडे है तो बोलोगे तो आपके लिए 1 घंटा अलग से निकाल के मैं कर दूंगा, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा बात करके, जो लोग अब्सेंट थे। इसमें कोई नया स्टूडेंट तो नहीं है बेटा जो लेटेस्ट में ज्वाइन हुआ हो, जिसकी ये फर्स्ट क्लास हो? कोई ऐसा है? क्योंकि मुझे लग रहा है देखने से 1-2 बच्चे हैं जो न्यू एडमिशन से। ऐसा कोई है तो बताइए जरा। इसमें प्रांजल है ना? ओके, प्रांजल के अलावा तो कोई नहीं है? प्रांजल के अलावा तो कोई नहीं है ना ऐसा बेटा? बताइए खुल के बेटा, प्रांजल तो है, मैं प्रांजल की तो बात समझ गया, और कोई है? Sir, even I am a new student. ओके, पुष्कर महाजन, यू आर न्यू स्टूडेंट है ना? ओके, आपसे तो बात हुई थी ना बेटा, आपके भैया से बात हुई थी। प्रांजल है, ठीक है। प्रांजल के अलावा निहारिका, आपका नाम निहारिका है ना? ओके, निहारिका महाजन, मैं समझ गया। आप दोनों बेटा एक काम कीजिए, अगर यहाँ पे अगर जितना समझ आ रहा है आप लोग ट्राई करो, क्योंकि ये जो है वो चैप्टर आपको चल रहा था, तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे। तो अगर होगा तो मैं आप लोगों को बाद में जो है वो बिल्कुल करवाएंगे बेटा, ठीक है? तो ट्राई कीजिए। ये जो है वो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे
तो फर्स्ट यूनिट जो डाइवर्सिटी है उसी का चैप्टर है एनिमल किंगडम, जो आप लोग अगर सीबीएसई से हो गए तो 9th में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन डाइवर्सिटी, वही एक चैप्टर है एनिमल किंगडम। तो कंप्लीट हम लोग यहाँ पे एनिमल्स की स्टडी कर रहे थे, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा फोकस करो, समझ आएगा। टेप बॉम्ब वगैरह आप लोगों ने सुना हो, जब हम लोगों ने क्लास 9th में या स्टेट बोर्ड में भी हो गए तो आप लोगों को 10th वगैरह में ये आ जाता है कहीं ना कहीं। तो वहां पर ये चीज है कि आप लोगों को पढ़ाया गया था। यहाँ पे अगर नहीं आता, एक बार आप लोग दोनों क्लास के बाद बात कीजिएगा और मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कीजिएगा और एक बार आप लोग बात जरूर करके और फिर इसके आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी 2:30 पे क्लास ओवर होगा, उसके बाद कीजिएगा आराम से। ठीक है, दोनों लोगों को मैंने बता दिया है और फिर जैसे क्या करना है वो मैं आपको समझा दूंगा। और इस चैप्टर में ज्यादा नहीं हुआ है, तो ये चैप्टर यहाँ से आप कंटिन्यू बिल्कुल कर जाइए और पहला चैप्टर आपको धीरे धीरे करके हम पढ़ा देंगे। ठीक है, दोनों लोगों को क्लियर है बेटा, प्रांजल और निहारिका? Yes. ओके बेटा। Yes, sir. ओके, थैंक यू। चलिए इतना कीजिए, बाकी लोग इसको नोट कीजिए और बताइए। मानसी, चांदनी, ईशा का हो गया, ऐश्वर्या का हो गया बेटा, मानसी का हो गया, बाकी लोग बताइए और सभी लोग मन से पढ़ो। ईशा, बाकी लोग बताइए बेटा, सभी लोग का जरूरी है, सबका हो जाए तो बताइए। ठीक है, ये हो जाए सभी का तो बताइएगा। और एक चीज जो है ना बेटा, वो आप लोग यहीं पे लिखोगे, एक जो प्रोसेस होता है जस्ट यहीं पे ग्रेविड के नीचे लिखिएगा, वो है एपोलाइसिस। अब एपोलाइसिस क्या होता है ना, वो बात को आप लोग समझिए। एपोलाइसिस जो होता है बेटा, कि जो आपको ये ग्रेविड है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या करता है कि लॉस कर देता है। तो जैसे जैसे ये सेगमेंट्स आपको पहले इमैच्योर है, जब धीरे धीरे मैच्योर होंगे और फिर क्या होगा, तो ये ग्रेविड है जिसके अंदर ये सिस्ट है, और सिस्ट बोल सकते हो कि एक तरीके से लार्वल स्टेजेस है जो आपको रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो ये क्या करता है बेटा कि एपोलाइसिस जो प्रोसेस है जिसमें ये ग्रेविड को लॉस कर देता है। तो यहीं पर जब देखोगे तो आपका जो होगा वो एपोलाइसिस क्या है, तो लॉस ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। तो जो लॉस होता है बेटा, इसी को जो हम लोग बोलते हैं वो एपोलाइसिस बोलते हैं। तो एपोलाइसिस का मीनिंग क्या हो गया, तो लॉस ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, और ये जो है ये वाला आपका लास्ट सेगमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जब आप इसी में लोगे कि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो फर्टिलाइजेशन की बात करोगे तो फर्टिलाइजेशन आपको दो बताया गया था। फर्टिलाइजेशन जो होता है यहाँ पर सेल्फ होता है और इंटरनल होता है। सेल्फ का मतलब है कि उसी बॉडी पे होगा, तो सेल्फ एंड इंटरनल। तो ये जो है वो दो पॉइंट आप लोग यही ऐड कर दीजिए। एपोलाइसिस मतलब कि जो लास्ट सेगमेंट है वो लॉस हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एपोलाइसिस। और साथ में जब फर्टिलाइजेशन देखोगे तो आपका इंटरनल और प्लस सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है, क्योंकि हर्मोफ्रोडाइट्स होंगे तो वहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा वो है आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इतना आप लोग कीजिए फटाफट और फिर आगे चलते हैं। चलिए इतना हो गया सबको। इतना हो गया तो बताइएगा बेटा। इतना हो गया तो बताइएगा। डन है, चलिए इतना आप लोग का है। तो आगे जो बढ़ोगे ना बेटा, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। दो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, तो एक जो है वो हुक्स होता है और दूसरा जो है यहाँ पर आपको सकर्स होते हैं। तो हुक्स और सकर जो है वो दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा।
और कौन से रीजन में होता है, तो जो ये सोइलन पार्ट स्क्वेलेक्स था उसी रीजन में आपको देखने को मिलेंगे हुक्स प्रेजेंट होता है और सकर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो आपको जो दिखेगा फर्स्ट जो स्क्वेलेक्स पे है ये है आपको हुक्स, तो फर्स्ट आपको यहाँ पे हुक्स भी देखने को मिलेगा और सेकंड जब देखोगे बेटा तो यहाँ पर आपको सकर्स देखने को मिलेंगे। और सकर्स का नंबर जो होता है ये अगर आप फ्रंट से देख रहे हो तो एक दिखेगा, बीच में दूसरा दिखेगा, तीसरा दिखेगा और बैक साइड से आपको फोर्थ होता है। तो सकर का नंबर जो होगा यहाँ पर आपको 4 होता है, तो ये जब लिखोगे तो 4 नंबर होंगे और ये जो है वो आपको सकर्स में होते हैं। अब ये बात एक चीज बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब इसकी बात करते हो ना बेटा, जब आपका टेनिया सोलियम का, तो ये जो है वो आपको डिजीज कॉज कर सकता है। जो इसके सिस्ट्स वगैरह होते हैं अगर हम देखेंगे तो ये जो प्रेजेंट होता है ना वो आपको प्रेजेंट होता है पिग के मीट में, जिसको हम लोग पॉर्क बोलते हैं। तो अगर इन केस कोई भी इंसान अगर अनकुक्ड खाता है, मतलब वो प्रॉपरली जो है वो पिग का मीट कुक नहीं है, तो ये जो पॉसिबल है कि वो ह्यूमंस तक पहुंच सकता है और ह्यूमंस तक पहुंच गया तो उसको डिजीज कॉज करता है। एक क्वेश्चन जो है ना वो जब हम लोग पढ़ रहे थे तब आया था कि यहाँ पर ये किसमें आपको नहीं हो सकता है। तो बहुत से जो कम्युनिटी होती है इंडिया के अंदर वो पिग बैन है, उस कम्युनिटी में नहीं होता है। बहुत लोग जो नहीं खाते हैं उनमें नहीं होता है, लेकिन जो बहुत जगह पे जो इसका है वो फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है और यूज करने में पॉसिबल है कि उनको ये बीमारी हो सकती है। और बीमारी कब होगी, जब वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं खाएंगे तब आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जब पॉइंट देखोगे तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा, कितने लोगों को मालूम है? डेवलपमेंट जो है वो हम लोग इनडायरेक्ट लिख रहे हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है जरा बता दीजिए। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? जितने भी लोग हैं सभी लोग एक्टिव रहोगे, सोना नहीं है अभी, पहली क्लास है, एकदम एनर्जी अभी आपकी फुल होनी चाहिए। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या है बताइए जरा, एक का मैसेज आया। बाकी लोग, यहाँ पर बोला गया लार्वा एंड पुपा इंक्लूडिंग ग्रोथ विद इन सेल ओनली, नहीं, ग्रोथ विद इन सेल ओनली नहीं हो सकता। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट बोलते हैं। बाकी लोग कोई बताइए सही, और बताइए बेटा, 2 लोगों ने बताया, बाकी लोग स्लोली डेवलपमेंट भी नहीं बोल सकते इसको, स्लोली डेवलपमेंट हम लोग नहीं बोल सकते। मेटामॉर्फोसिस, अर्पिता ने बोला मेटामॉर्फोसिस। जब आप लोग डेवलपमेंट इनडायरेक्ट की बात करते हो तो यहाँ पर आपको जो है वो बीच में लार्वा स्टेज दिखते हैं, है ना? जब लार्वा स्टेज दिखते हैं तो उसी प्रोसेस को आप लोगों ने जो बोला था वो मेटामॉर्फोसिस बोला था। तो यहाँ पर जो देखोगे तो लार्वा स्टेज जो होता है, जो आपको लार्वा प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? तो लार्वल स्टेज जी जब बात करोगे तो हेक्साकैंथस होता है। एक यहाँ पर लीजिएगा तो आपको हेक्साकैंथस होगा, और ये जो है बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको याद रखना है। तो पहला जो लार्वा स्टेज होगा वो हेक्साकैंथस होगा, और इसी में जब सेकेंड देखोगे तो वो आपका सिस्टेरिकस होता है। तो 2 यहाँ पर आपको लार्वा स्टेज दिखेंगे, वो है हेक्साकैंथस और सिस्टेरिकस, और ये दोनों आपको याद रखना है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट जब भी बोलते हैं इसका मतलब होता है बेटा कि बीच में आपको लार्वा स्टेजेस आते हैं। अब ये आपको बताया गया कि ये जो कॉज करता है बेटा, क्या कॉज करता है, तो कॉजेज डिजीज, और उस डिजीज को जो आप लोग बोलते हो वो है टेनियासिस। तो यहाँ पर जब लीजिएगा तो डिजीज जो है वो आपको टेनियासिस है। और टेनियासिस अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर देखोगे तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो एब्डोमिनल में आपको रीजंस में आपको प्रॉब्लम होगा तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं। और एब्डोमिनल क्रैम्प्स के बाद लीजिएगा तो पेन हो सकता है एलिमेंट्री कैनाल में। तो ये जो बेसिकली आपको इफेक्ट करेगा पेन किसमें होगा बेटा, तो वो है आपको एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में ये प्रॉब्लम कॉज करता है। और इसी में देखोगे
तो आपको जो है वो ब्लीडिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगा अगर ये किसी इंसान को हो जाता है। अगर होता कैसे है तो सिर्फ एक ही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको जो भी पोर्क यूज कर रहे हैं, जो पिग का मीट यूज कर रहे हैं, अगर प्रॉपरली कुक्ड नहीं है तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकता है। रेस्पिरेशन की बात करोगे बेटा तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होगा वो आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक का मतलब समझ जाते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। तो ये है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड जब एग्जाम्पल लीजिएगा बेटा इसी में, तो आपको ले लेते हैं हम लोग प्लेनेरिया का। और प्लेनेरिया को जो हम लोग बोलते हैं बेटा वो है आपको डुगेसिया। तो प्लेनेरिया बोलिए या यही जो है वो आपका डुगेसिया है। ये जो होता है इंडोपैरासाइट या एक्टोपैरासाइट वगैरह नहीं होते, ये बिल्कुल फ्री लिविंग होता है। तो सिंपली जब लिखोगे तो फ्री लिविंग का मतलब है किसी भी बॉडी के अंदर नहीं होता है। इसका मतलब ना तो ये इंडोपैरासाइट है ना एक्टोपैरासाइट है, तो फ्री लिविंग होता है। कहाँ पर देखने को मिलेगा बेटा, तो ये जब लीजिएगा तो फाउंड इन फ्रेश वाटर। तो ये जो प्रेजेंट होता है आपको प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर में। इसमें जब देखोगे तो हेड जो होता है, याद कर लीजिए बचपन से बहुत बार इसका यूज किया है, बनाया है हम लोगों ने। तो हेड जो होता है बेटा वो आपको ट्रायंगुलर हेड होते हैं। तो हेड लीजिएगा तो यहाँ पर ट्रायंगुलर होगा। स्ट्रक्चर अगर आपको बना के दिखाया जाए तो कुछ इस तरीके से आपका ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होता है। तो स्ट्रक्चर जब देखोगे बेटा तो यहाँ पर आपको ट्रायंगुलर होता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है प्लेनेरिया। इसी में देखोगे तो आप लोगों ने क्लास 10th में जो सीबीएसई से थे, इवोल्यूशन से खास बात बताओ जरा। प्लेनेरिया में प्लेनेरिया का इवोल्यूशन पढ़ाया गया होगा ना क्लास 10th में। एक बड़ी अच्छी खास बात थी प्लेनेरिया की, जरा वो रिकॉल कीज के बताइए। एक मैसेज आया, बहुत अच्छा, देखते हैं क्या आया। रीजनरेशन तो होता है, ये तो बात है यहाँ पर कि आपको रीजनरेशन होता है। उसके अलावा भी ये तो रिप्रोडक्शन से था, इवोल्यूशन से पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर बेटा क्या था ऐसा जो आप लोग को क्लास 10th में पढ़ाया गया था प्लेनेरिया से रिलेटेड, बताइए जरा। सोचिए सोचिए, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग सीबीएसई में थे, क्लास इवोल्यूशन 4th चैप्टर था। और वहां पर एक चीज पढ़ाई गई थी आप लोगों का, जो इसका इवोल्यूशन हुआ था आई का, याद होगा कि वहां पे बताया गया था कि आपका जब फ्रंट से देखोगे जो बॉडी दिखेगी इस तरीके से, तो यहाँ पर दो स्पॉट बने थे। और ये जो स्पॉट थे ये फिर किसमें कन्वर्ट हो गया था, तो आई में कन्वर्ट हो गया था। याद आया इवोल्यूशन में आई का पढ़ाया गया था इवोल्यूशन प्लेनेरिया में, कि उनका जो है वो जस्ट एक स्पॉट थे, लेकिन टाइम के साथ वो जो है वो लाइट को डिटेक्ट करने लगे और वो आई में कन्वर्ट हो गए। याद आया कि नहीं आया ये बताइए। 10th में था 4th चैप्टर इवोल्यूशन। नो सर, कैसे नहीं आ सकता बेटा, इवोल्यूशन पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया गया? पढ़े थे नहीं पढ़े थे चैप्टर नंबर 4? कि नहीं पढ़े थे चैप्टर तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो कि प्लेनेरिया है बेटा, एक आई का जो डेवलपमेंट हुआ था, ओके चलिए याद नहीं, डिलीटेड था तो कोई बात नहीं है बेटा। तो यहाँ पर एक आई आपको देखने को मिलेगा। और जस्ट इसको आप पलट दीजिए, जब फ्रंट से देख रहे थे जो डॉर्सल व्यू था वहां से आई दिखा, जस्ट इसके बैक साइड आ जाइए, मतलब आप आ जा रहे हैं वेंट्रल व्यू पे। जब वेंट्रल व्यू जब लीजिएगा तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, अब यहाँ पर जो देखिएगा बेटा तो यहाँ पर एक जो है ना वो माउथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जब देखोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर जो ओपनिंग होगा इसी को हम लोग बोलते हैं माउथ। और ये जो आपको दिख रहा है बाकी स्ट्रक्चर ये जो होते हैं ये आपको होता है फेरिंग्स। और फेरिंग्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसिबल फेरिंग्स। प्रोड्यूसिबल का मतलब होता है बेटा कि ये जो है वो आपको इन मूवमेंट कर सकता है। तो ये जो है वो अंदर बाहर जो है वो इजिली कर सकता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसिबल फेरिंग्स। तो ये दोनों व्यू जब आप देखोगे तो आपको जो दिखेगा प्लेनेरिया में ये दो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब पॉइंट्स की बात करोगे बेटा तो ये जो होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट की जब बात करोगे तो इसका मीनिंग यहाँ पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी पे होता है।
डेवलपमेंट जब लीजिएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी लार्वा स्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो डेवलपमेंट जब आप लोगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट होता है। फर्टिलाइजेशन जब लीजिएगा तो इंटरनल होता है। तो यहाँ पर जब लिखोगे तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, और इंटरनल के बाद भी जो खास चीज है बेटा वो है आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो ऑर्गेनिज्म जब आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो उसी को हम लोग क्रॉस बोलते हैं। जब एक ही ऑर्गन पे है वो खुद ही फर्टिलाइज कर देता है तो उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और क्रॉस का मतलब हमेशा याद रखो कि ये अगर दो ऑर्गेनिज्म है तो एक आकर अपना स्पर्म और एक का जो रिलीज होगा वो एग रिलीज होगा। अगर दोनों आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो इसी को हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी में जो है आपने जो बताया था बेटा कि रीजनरेशन होता है, तो इसमें जब देखोगे तो वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। मतलब हाई पावर ऑफ रीजनरेशन बोलने का मतलब है कि यहाँ से आपको कोई भी पार्ट कट हो जाता है। अगर जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा था, तो ये अगर कहीं से भी कट होता है तो तीनों रीजन्स अगर डिवाइड हुआ तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में आपको कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर रीजनरेशन होता है। ये चीज आप लोगों को क्लास 10th में बताई गई थी कि यहाँ पर पावर ऑफ रीजनरेशन है, तो इसीलिए मैंने लिखा वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है। इतना सभी लोगों को क्लियर हुआ प्लेनेरिया का, या इसी में देखोगे तो आपको टेप बॉम्ब का, इतना सबको क्लियर हुआ? फटाफट बताइए, फटाफट सबका आना चाहिए बेटा मैसेज। जो लोग लेट आए हो वो लोग थोड़ा सा नहीं समझ पाओगे। हेक्साकैंथस जो होता है बेटा वो लार्वल स्टेज जो होता है वो वही होता है। करवल नहीं लिखा गया है कहीं भी बेटा, करवल कहीं नहीं है। एक सेकेंड, चलिए चांदनी का क्लियर है। अर्पिता बेटा वो जो लार्वल स्टेज है उसी को बोल रहे हैं, इसी में करवल जो है शीतल ने पूछा। एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे करवल कहीं नहीं लिखा गया, लार्वल है बेटा, ये लार्वल स्टेज है। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये जो है वो एल है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको लार्वल स्टेज जो कौन सा आता है तो वो आपको दिया गया हेक्साकैंथस। ओके ओके बेटा, वो लार्वल है। लार्वल स्टेज में कौन सा है तो वो आपको है हेक्साकैंथस और सिस्ट्रिकस, तो ये दो होते हैं। इतना प्रांजल और बेटा आप क्या नाम है, निहारिका, आप दोनों समझ पा रहे हो बेटा? प्रांजल और निहारिका आप दोनों को समझ आ रहा है बेटा? फर्स्ट डे है, कुछ समझ पा रहे हो? बताइए बेटा, आप दोनों बताइए, मैसेज कर सकते हो, बोल भी सकते हो। ओके चलिए क्लियर है। नेहा और आसिफ, आसिफ आपको क्लियर हो रहा है बेटा? अशर शेख, आप दोनों को आसिफ और असर शेख दोनों बोलते ही नहीं है। आसिफ का नेहा का भी क्लियर है। अशर बेटा आपका? अशर शेख बताइए शेख साहब। ओके चलिए, अगर लगे कहीं पे प्रॉब्लम है तो पूछ लोगे बेटा। चलिए इतना कीजिए। इतना करने के बाद जो है वो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल ही है, उसके ऊपर आप लोग चलोगे। चलिए 1 मिनट इतना कीजिए, चार्ज में लगा दिया जाए लैपटॉप को।
चलिए इतना कीजिए और बताइएगा बेटा, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसके ऊपर चलेंगे, और इतना में किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछोगे। इतना कीजिए और बताइए। इतना क्लियर हो जाए तो बताइएगा, और एकदम पढ़ाई में लगे रहो। मैसेज आया, डन। ऐश्वर्या का हो गया, बाकी लोग कर लीजिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल ही है बेटा, इसके अंदर एक दो एग्जाम्पल और भी देखेंगे, और फिर जो है वो नेक्स्ट फाइलम पे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट फाइलम कौन सा होता है जरा सोच के बताइए, नेक्स्ट फाइलम कौन सा होता है बेटा? नेक्स्ट फाइलम बताइए। यहाँ पे चांदनी का हो गया है, पीयूष का हो गया, बाकी लोग करिए बेटा। और नेक्स्ट फाइलम कौन सा होता है जरा सोच के बताइए। एस्क्लेमेंथिस होता है, बिल्कुल सही है अदिति, एस्क्लेमेंथिस होगा। इसी को जो है निमेंथेलिस भी बोला जाता है। हाँ वही है ऐश्वर्या, वही है। निमेंथेलिस बोलिए, एस्क्लेमेंथिस बोलिए, दोनों नाम इसमें यूज करते हैं, तो वो दोनों ही है। चलिए मानसी का भी हो गया, बाकी लोग किसी का रह जाए तो बेटा बताओगे। रहना किसी का नहीं चाहिए, तो यहाँ पर जब भी हो जाए तो आप लोग सभी बताइएगा, और फिर एक साथ आगे चलेंगे। ओके अदिति कंप्लीट सबका, चले बेटा कंप्लीट, आगे चले। कोई रह गया हो? कोई भी नहीं रहा, चलते हैं। साथ में लिखना है तो ये चीज आपको। चलिए नेक्स्ट जो आते हैं बेटा, यहीं पर आपको एक और एग्जाम्पल इसी में दिखेंगे, और एग्जाम्पल नंबर जो होगा वो आपका थर्ड होगा, वो है फैसियोला हेपेटिका। तो थर्ड एग्जाम्पल जो डालिएगा वो है फैसियोला हेपेटिका। अब इसमें जब आप देखोगे कि यहाँ पर जो है वो क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इसको हम लोग कॉमनली बोलते क्या है, तो सिर्फ लिवर फ्लूक बोला जाता है, या इसको हम लोग जनरल टर्म में लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर लिखोगे कि बोला क्या जाता है इसको, तो ये जो है वो कॉमनली नोन एज सिर्फ लिवर फ्लूक, या इसी को जो हम लोग बोलते हैं बेटा वो लीवर फ्लूक बोला जाता है। तो दोनों में से आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। तो ये जो है वो लीवर फ्लूक भी आप इसको यूज करते हो, ये इसका कॉमन नेम है। अब इसके बाद देखोगे तो बॉडी जो होती है वो बिल्कुल ही फ्लैट होता है, और फ्लैट के साथ साथ लीफ लाइक होता है। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर, कि आपका जो है कि बॉडी जो है क्या चीज होगा, तो बॉडी जो है यहाँ पर फ्लैट होगा, और साथ के साथ जो होता है बेटा वो लीफ लाइक होता है। तो स्ट्रक्चर जब देखोगे तो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसी में देखोगे तो ये जो है वो आपको बाइसेक्सुअल है, और बाइसेक्सुअल मीन्स जो होता है वो आपको हर्मोफ्रोडाइड है। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो आप हर्मेफ्रोडाइड, या इसी में लिखोगे तो आप लिखोगे बाइसेक्सुअल, तो दोनों टर्म यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी जब देखोगे तो आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वा स्टेज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जब सिंपली लिखोगे तो डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और लार्वा स्टेज जो होता है वो आपको काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे जब लिखोगे तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विद मैनी लार्वल स्टेज, तो लार्वल स्टेज जो है यहाँ पर आपको काफी देखने को मिलेंगे। इसी में जब आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो देखने को मिलेगा वो है इंडो पैरासाइट्स होते हैं। इंडो पैरासाइट्स का मतलब समझ गए यहाँ पे क्या होता है, तो इंडो पैरासाइट कैटेगरी है इसकी। इसमें जब लाइफ साइकिल देखोगे तो बाई जेनेटिक है,
डाइजेनेटिक में जब लाइफ साइकिल बात करते हैं तो यहाँ पर जो होगा आपको सिप, या इसी में जब देखोगे जो बोट होता है वो प्राइमरी होस्ट होता है। और जितने भी लोग अगर प्रेजेंट थे तो प्राइमरी होस्ट हम लोग किसको बोलते हैं, जहां पर रिप्रोडक्शन वगैरह होता है। और इसी में जो देखेंगे बेटा तो स्नेल जो होते हैं, स्नेल का जो साइंटिफिक नेम है वो है लिम्निया। ये जो होता है इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। तो डाइजेनेटिक का मतलब जो आपका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा वो 2 में होता है। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो आपका जो फर्स्ट है वो सिप हो सकता है या गोट हो सकता है। और इसी में देखोगे तो सेकंड क्या होगा, तो वो है आपको क्या चीज, तो वो है आपका स्नेल। ये जो आपको फीड करता है, यहाँ पर कहाँ फीड करता है, तो फीड ऑन ब्लड। तो ब्लड पे फीड करता है, या बॉडी में एक और फ्लूइड है लिम्फ पे फीड करता है, या इसी में हो सकता है कि आपको जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके ऊपर ये फीड करे। तो इसका जो फीड है मतलब जो चीज ये यूज करता है वो लिम्फ, ब्लड सेल्स और ब्लड हो सकता है। रेस्पिरेशन जब देखोगे बेटा तो ये जो है वो एनएरोबिक है। और एनएरोबिक के साथ साथ जब बात करोगे तो ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है। तो सिंपली जब लिखोगे तो सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो विदाउट ऑक्सीजन भी जो इसका सर्वाइवल है वो आपको पॉसिबल है। नेक्स्ट जो आप लोग फोर्थ एग्जांपल लोगे, फोर्थ एग्जांपल में बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। वो एग्जांपल जो है बेटा वो है टेनिया सैगनी नाटा। और टेनिया सैगनी नाटा में सिर्फ एक पॉइंट याद रखोगे, इसको कॉमनली जो है हम लोग बीफ बॉम्ब बोलते हैं। तो सिंपली यहाँ पर सिर्फ याद रखोगे वो है कॉमनली नोन एज बीफ बॉम्ब। तो बीफ बॉम्ब जो होता है वो है आपको टेनिया सैगनी नाटा, इतना कीजिए। इसी में मैसेज जो है वो है किसका, फ्लूक। ऐश्वर्या बेटा जो भी आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके लिए टर्म हम लोग फ्लूक भी यूज करते हैं, वही इसका मतलब होता है। जो टर्म यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग फ्लूक बोलते हैं, वो अलग से आपका कुछ भी नहीं है। तो ये जो है वो ग्रुप जो है वो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस ही होगा। डाइजेनेटिक का मतलब होता है पीयूष की बेटा जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है उसकी 2 ऑर्गेनिज्म में होगा, तो उसी को हम लोग डाइजेनेटिक बोलते हैं। लास्ट में देखोगे तो यहाँ पे इससे पहले भी टेप बॉम्ब का था या अदर जो भी ऑर्गेनिज्म थे, तो लाइफ साइकिल कंप्लीट 2 में होता है। तो फर्स्ट जहाँ पे मेजर रिप्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी होस्ट होता है, और जिसमें बाकी प्रोसेसेस होते हैं वो आपका सेकेंडरी होस्ट होता है। चलिए इतना करके बताइए, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। इतना तक क्लियर रहना चाहिए बेटा सभी को। अगर क्लियर नहीं होगा तो पूछोगे। पीयूष क्लियर हो गया आपको, ऐश्वर्या क्लियर हुआ फ्लूक क्या है बेटा? ओके चलिए, अगर क्लियर है तो बताते चलिएगा। ओके बेटा ऐश्वर्या, चलिए इतना कीजिए और फिर आपको आगे लेकर चलते हैं। और इतना जो है बेटा वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप लोग चाहो तो यहाँ पर जो है वो एक बार आप लोग देख भी सकते हो, अगर लगे तो 5 मिनट का टाइम भी देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये फाइलम जो है वो आपको क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऐश्वर्या ने पूछा इंडो पैरासाइट्स का मतलब होता है जो बेटा वो लिविंग बॉडी के अंदर रहे, जैसे वो होस्ट हो सकता है, होस्ट बोलते हैं। तो ये जो सरवाइव करता है वो लिविंग बॉडी में करता है, उसी को हम लोग इंडो पैरासाइट्स बोलते हैं। इसी में क्या बोला गया है यहाँ पर, लिम्निया। ये जो है बेटा वो स्नेल का ही नेम है, साइंटिफिक नेम जो है वो लिम्निया है। ठीक है, तो ये याद रखोगे। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है बेटा अर्पित जहां पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी पे होता है, उसी को हम लोग हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं। बेसिक क्लास में बेटा अर्पित ये तो याद करो।
बेसिक क्लास में याद कीजिए, यहाँ पर हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है जो एक ही बॉडी पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, तो उसी को हम लोग जो बोलते हैं वो है आपको क्या चीज, तो हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन। और लिम्निया का जो है वो स्नेल का नाम है। तो अर्पित और चांदनी दोनों को क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ अर्पित और चांदनी दोनों क्लियर हुआ बेटा? बताइए फटाफट, सोचो नहीं। ओके, चांदनी का क्लियर, अर्पित आपका क्लियर हुआ हर्माफ्रोडाइट मींस? ओके चलिए, सिंपल अगर देखोगे डायग्राम के थ्रू भी समझा दूं तो सपोज कर लो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक सेगमेंटेड या जैसे भी मान लीजिए, और यहीं पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दूसरा यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो दोनों एक ही बॉडी पे है, कंडीशन हम लोग बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। अगर दो डिफरेंट बॉडी पे है, मतलब अगर मान लीजिए कि ये जो है वो मेल है, तो मेल पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, और यहाँ पर जो देखोगे तो फीमेल है और फीमेल पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, मतलब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो अलग अलग जगह पर हैं, तो इसी को हम लोग जो बोलते हैं वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोला जाता है। लेकिन जब दोनों एक ही बॉडी पे होगा तो वो जो कंडीशन है वो आपका हो जाता है हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कंडीशन। चलिए इतना कर लीजिए और फिर बताइए। तो इतना करके आराम से बताइए, फिर आगे चलेंगे बेटा। ओके, ऐश्वर्या का हो गया है तो बाकी लोग कर लीजिए आराम से, फिर आगे चलते हैं। अदिति, पीयूष सबका डन है, बाकी नेहा, आसिफ, नेहा, आसिफ, इसी में आपका जो है सत्यजीत, शीतल बेटा आप लोगों का हुआ, श्रुति, निहारिका आपने लिखा बेटा, प्रणाली आपने लिखा बेटा, प्रणाली, सभी लोग बताया करो, अच्छा लगता है ना। चांदनी का हो गया, आसिफ का हो गया, प्रणाली बेटा आपका, नेहा का हो गया। चलिए नेहा, कुछ कुछ समझ आ रहा है क्योंकि आप अब्सेंट भी थे, तो समझ आ रहा है बेटा नेहा? ओके, सत्यजीत का भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट फाइलम के ऊपर। अब नेक्स्ट फाइलम जो है बेटा, ओके बेटा नेहा, अब नेक्स्ट फाइलम जो आप लोगों ने बताया वही है, वो है स्क्लेमेंथिस, या इसी को निमेंथेलमिन्स भी बोला जाता है, तो आप दोनों टर्म यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो स्क्लेमेंथिस होता है, वो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए, और सेकेंड जो है वो है आपको निमेंथेलमिन्थिस। तो यहाँ पर दोनों टर्म आप लोग यूज करते हो, और इसमें जब देखेंगे बेटा तो कॉमनली जो बोला जाता है ना, यहाँ पर कॉमनली जो यहाँ पे टर्म देखोगे स्क्लेमेंथिस के लिए, तो कॉमनली नोन एज निमेटोड्स बोला जाता है या राउंड वॉर्म बोलते हैं। तो लिखोगे तो कॉमनली नोन एज निमेटोड्स, और निमेटोड्स के बाद जब लीजिएगा बेटा तो इसी को जो हम बोलते हैं वो आप लोग राउंड वॉर्म भी बोला जाता है। तो दोनों टर्म जो है वो आप लोग यूज करते हो। इसी में देखेंगे तो आपको जो अदर जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, ये आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 टर्म लेयर्स होता है, वो बताया गया था। यहाँ पर देखोगे तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, याद होगा ये बेसिक से, बाइलेटरल सिमेट्री कैटेगरी है। और इसी में देखोगे तो ये जो है बेटा वो सीडोसिलोमेट होता है। सीडोसिलोमेट का मतलब जो कैविटी होती है वो आपको यहाँ पर फॉल्स होती है, जिसको हम लोग बोलेंगे सीडोसिलोमेट। अब यहाँ पर जब देखोगे ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बेटा वो ये पॉइंट है कि यहाँ पर जो है ट्यूब दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इसका मतलब क्या होता है जरा बताइए आप लोग? दे हैव ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान का मीनिंग क्या होगा बेटा? यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे जरा बताइए, बेसिक से याद करके बताइए, कोई भी बताइए, देखते हैं कितने लोग पढ़ रहे हो। दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बताया गया, तो इसके अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं? कीजिए, मैसेज करके बताइए, फटाफट सोचिए, जरा टाइम ले लीजिए। एक ने बताया, बाकी लोग, एक ने सोचा, बाकी लोग बताइए। एक ही को याद आ रहा है?
दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सिर्फ एक ही लोग को याद आ रहा है, ये सोच कर दे, दो लोगों ने मैसेज किया, बेटा ऐसा मत किया कीजिए। यहाँ पर बोला गया ओनली वन ओपनिंग फॉर फूड एंड एक्सक्रीशन प्रणाली, ऐश्वर्या एनिमल्स हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बाकी लोग बताइए, दो लोगों ने बोला, बाकी लोग बताइए। नहीं तो बेसिक जो लेक्चर था फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो थे उस वहां पर जाइए और वहां से ढूंढ के बताइए। नोट्स है ना सबके पास, सेम कॉपी होगी, तो ढूंढ के जरा बताइए वहां से कि क्या मीनिंग होता है बेटा इसका। जाइए ढूंढ के बताइए, टाइम लीजिए और मैसेज कीजिए। सोना नहीं है बेटा, जगोगे। किसी महापुरुष ने कहा है कि जगने से ही सफलता मिलती है। सोचिए, जागिए और दिमाग को खोलिए और वहां पे जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर थे वहां पर जाके देखो कि इसका मीनिंग क्या है सर। पीयूष ने बोला एनिमल्स हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और बाकी लोग ट्राई करके बताओ। तीन लोगों ने बताया और बाकी लोग। दो ओपनिंग्स होते हैं, अर्पिता ने बताया, और ये बात बिल्कुल सही है बेटा कि यहाँ पर आपको दो ओपनिंग्स होता है, और जब हम लोग बात करेंगे ना, अदिति ने भी बोला कि टू ओपनिंग्स होता है, एक माउथ होगा दूसरा एनस होगा, यही चीज वहां पे लिखाया गया है। और जब भी आपको माउथ और एनस दो ओपनिंग होता है तो इस कंडीशन को हम लोग जो बोलते हैं वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो इसके केस में क्या देखने को मिलेगा, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होगा। और कंप्लीट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर दो ओपनिंग्स है, एक माउथ की और एक एनस की। वेरी गुड, सभी लोगों ने लगाया, बिल्कुल सही है बेटा। और मतलब यहाँ पे सही है, याद नहीं, बिल्कुल सही है, चांदनी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग देखा करो, थोड़ा सा याद रखा कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब देखते हो ना, तो यहाँ पर जो बॉडी बॉल होगा उसमें तीन लेयर्स होते हैं। तो लिखोगे तो बॉडी बॉल मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स। अब तीन लेयर्स जो हैं वो आपको कौन कौन से लेयर्स होते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब लीजिएगा तो आउटर होता है, और आउटर में आप जब लोगे बेटा तो वो क्यूटिकल होता है। और क्यूटिकल का काम जो होता है वो आपको प्रोटेक्शन का काम होता है, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड जब आप लीजिएगा बेटा तो यहाँ पर आपको दिखेगा इपिडर्मिस होता है, और बड़ा ही खास चीज आ रहा है इपिडर्मिस में। इपिडर्मिस में समझिएगा, यहाँ पर जो हम लोग बोलते हैं बेटा वो सिंसाइशियल बोला जाता है, SYNCY होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो आपका जो कंडीशन है वो सिंसाइशियल बोला जाता है। और सिंसाइशियल का मतलब क्या होता है ये समझिए। यहाँ पर जो मतलब होता है बेटा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये हम लोग फर्स्ट टाइम सुनते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मीनिंग क्या होता है वो देखिए। जैसे क्लास 11th में आप लोग पढ़ोगे कि एक हमारे पास सेल है, ठीक है। ये जो डिवाइड होगा तो दो सेल में डिवाइड होता है। अब दो सेल में जब भी डिवाइड होगा तो पहला जो स्टेप होगा यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस होगा तो फर्स्ट न्यूक्लियस का इलोंगेशन है, और सेकेंड जो स्टेप में है बेटा कि यहाँ पर न्यूक्लियस आपको मतलब डिवाइड हो गया। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हो कैरियोकाइनेसिस। और सेल डिवीजन सेल साइकिल में ये आपको देखने को मिलेगा, और सभी लोग लास्ट तक जुड़े रहोगे तभी समझ में आएगा। अब यहाँ से देखिएगा तो ये जो डिवाइड होगा वो दो में डिवाइड होता है, मतलब दो सेल फॉर्म कर रहे हैं। तो पहले जो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका था, अब क्या डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर देखोगे तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। और साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस का मीनिंग है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ Karyokinesis means division of nucleus, cytokinesis means division of cytoplasm। लेकिन जो बेटा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स या सिंसाइशियल बोला जाता है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा वो समझिए। यहाँ पर क्या होगा बेटा कि न्यूक्लियस जो है ना वो डिवाइड करता रहेगा। अब न्यूक्लियस डिवाइड करता रहेगा तो ये एक ही सेल है, और एक ही सेल में आपको न्यूक्लियस 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 डिवाइड करता रहे
तो इस सेल को आप लोग कौन सा कंडीशन बोलोगे? तो ये सेल को आप लोग बोल सकते हो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब न्यूक्लियस जो होगा वो एक से ज्यादा हो जाए। और होता क्या है कि वहां पर कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। जब साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो एक ही साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता चला गया, तो उसी कंडीशन को जो हम लोग बोलते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं। और वो जो है वो आपको जो स्क्लेमेंथिस में एपिडर्मिस है वो सेम कंडीशन है। इस बात को समझ आया कि सिंसाइसियल को मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स क्यों बोला जाता है? ये सभी लोग बताइए, समझ आया बेटा? ये समझ आया या नहीं आया? ये समझ आया या नहीं आया? ये फटाफट सोच के बताइएगा, नहीं समझ आया तो प्रॉब्लम हो जाती है। ओके बेटा, अदिति ऐश्वर्या क्लियर, बाकी लोग आसिफ, पीयूष, नेहा, ओके चलिए सबका क्लियर है लगभग, तो अच्छी बात है बेटा। और ये समझ लीजिए और सेल में ये पढ़ोगे, सेल साइकिल और डिवीजन जब पढ़ते हो तो वहां पर ये चीज आती भी है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे दिमाग में कि कहाँ पर काम आ सकता है। चलिए आगे जब बढ़ोगे बेटा तो यहाँ पर जो थर्ड लेयर होता है इनर लेयर होता है, और इनर जो है वो आपको मस्कुलर होता है। तो इनर लेयर मस्कुलर होता है और यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेंगे ना वो आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ओनली होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखने को मिले। अब एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे, जो वीवीआई है इस कैटेगरी के लिए, वो है यहाँ पर आप लोग जो इसमें लिखते हैं ना तो वो लिखा जाता है रिटन एज यू टेली। अब यू टेली का मतलब क्या होता है बेटा ये समझिए, ठीक है? यू टेली कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम है। पहला जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 100 ले लेते हैं, एग्जांपल है, एग्जैक्ट नहीं बता रहे। अब इसी में जब देखोगे तो आपका सेकंड जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में नंबर ऑफ सेल जो है वो भी 100 है। इसके अलावा भी जो भी सिस्टम है सबके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो 100 है। तो यहाँ पर सेल का नंबर जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में दिख रहा है वो क्या चीज है, तो आपको फिक्स है। फिक्स कितना है, तो वो 100 है। तो इसी कंडीशन को जो हम लोग बोलते हैं ना बेटा वो यू टैली बोला जाता है। तो यू टैली का मतलब क्या हो गया, अगर आप लिखोगे तो यू टैली का जो मतलब है बेटा वो एवरी लिखोगे तो सिंपली मीनिंग क्या है, तो नंबर ऑफ सेल्स in every system, number of cell in every system is fixed। फिक्स बोलने का मतलब है जितना भी होगा वो सभी में उतना ही होगा। जैसे हमने 100 लिया तो जितना है उतना आपको नंबर ऑफ सेल सभी सिस्टम में आपको फिक्स होते हैं। इसके बाद जब कैरेक्टर देखोगे तो ये जो शो करता है बेटा वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, तो वो समझिए कि यहाँ पर जो मेल और फीमेल होते हैं वो आपको सेपरेट होते हैं। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है मेल एंड फीमेल, मतलब दोनों जो हैं बेटा वो आपको सेपरेट होते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो मेल और फीमेल सेपरेट, जब सेपरेट होंगे तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोला जाता है। अगर एक ही होता है तो उसको हम लोग हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं। इतने कॉमन पॉइंट समझ आया इस क्लेमेंथिस में? सारे लोग का रिस्पॉन्स आना चाहिए। ओवरऑल जितने प्रेजेंट हो यहाँ पर एक एक करके पूछ ही लेते हैं बेटा। यहाँ पे स्टार्टिंग से अदिति और दोनों अदिति क्लियर है बेटा? दोनों अदिति क्लियर है? ओके चलिए नेक्स्ट जो है वो ऐश्वर्या और अर्पित। ऐश्वर्या और अर्पित आप दोनों को क्लियर है बेटा? ऐश्वर्या का क्लियर है, अर्पित बेटा? अर्पित लास्ट पॉइंट कहने का मतलब है बेटा कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब समझिए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है। जब आप एक अर्थवॉर्म पढ़ोगे ना, अर्थवॉर्म एक ही बॉडी होगी, दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक पे होता है। लेकिन ह्यूमन ले लो, ह्यूमन में क्या है कि मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, दोनों सेपरेट हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल बोलो या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। शो करने का मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं। अब हमारे में जो ह्यूमन का केस है तो मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा,
और दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो सेपरेट बॉडी के होते हैं, लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में सेम पे है तो हर्मेफ्रोडाइट, और जब नहीं है तो वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करेगा, या उसी को यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं। समझ आया अर्पित? अर्पित क्लियर है बेटा, बताइए अर्पित। ओके चलिए, अर्पिता हो गया, अर्पित हो गया। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे अशर और ये आसिफ, शेख और आसिफ, आप दोनों को क्लियर है बेटा? आसिफ का क्लियर है, अशर शेख बेटा आप बताइए। शेख साहब बताइए बेटा फटाफट। शेख बोलो बोलो फटाफट बोलो, सोचना नहीं है। असर शेख हो ना, प्रेजेंट हो ना, कि अटेंडेंस नहीं लगा रहे ना, बताइए जल्दी बोलिएगा तो पता चलता है कंफ्यूजन। नेक्स्ट जो है भूमि और चांदनी, बेटा आप दोनों को क्लियर है? भूमि और चांदनी, अगर लगे कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। चांदनी का क्लियर है, भूमि का क्लियर है, ओके बेटा चलिए। नेक्स्ट है ईशा और मानसी, ईशा और मानसी आप दोनों को क्लियर है? ओके मानसी का क्लियर है, ईशा बेटा आपका क्लियर है? मानसी ईशा का क्लियर है बेटा, बताइए। नेक्स्ट जो है वो आपका है नेहा और ओम, नेहा और ओम आप दोनों को क्लियर है बेटा? नेहा और ओम, नेहा का क्लियर है, ओम का क्लियर है, ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं पीयूष और प्रणाली, आप दोनों को क्लियर है? पीयूष और प्रणाली, पीयूष का क्लियर है, ओके। सिंसाइसियल का मतलब होता है बेटा प्रांजल कि जब आपका सेल्स जो होते हैं ना, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, रुक जाइए। प्रणाली का क्लियर है, चलिए नेक्स्ट जो है वो है सत्यजीत और प्रांजल, आप दोनों क्लियर है? प्रांजल, सत्यजीत और प्रांजल, इतना क्लियर है बेटा? प्रांजल आज का थोड़ा सा बताइए आप। सत्यजीत का क्लियर है, ओके। प्रांजल आपको थोड़ा सा कुछ समझ आया बेटा? ओके बेटा चलिए नेक्स्ट जो है शीतल और यादनिक, आप दोनों को क्लियर है? शीतल और यादनिक क्लियर है बेटा? शीतल का क्लियर है, यादनिक का भी क्लियर है, चलिए यार निहारिका बेटा आपको आया कुछ समझ? निहारिका, निहारिका क्लियर है, कुछ समझ आया बेटा? निहारिका बताइए बेटा, मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिए। ओके डायमॉर्फिज्म का मतलब है, यहाँ पर मैं एक दो टर्म्स जो है वो आप लोगों को बता देता हूँ। डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है बेटा जब आपको मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, उसी को हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर देखोगे तो दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो अलग अलग बॉडी पे होता है, तो उसी को हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आया पीयूष? और एक टर्म जो है बेटा वो सिंसाइसियल, या जो आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोला गया है, इसका मतलब भी आप लोग समझ लीजिए। ओके पीयूष का क्लियर है, और लोग बताइए तो फिर एक ही साथ आपको समझा दिया जाए। अगर इसमें और किसी को प्रॉब्लम लग रही है तो बताइए। चलिए नहीं है तो एक चीज आप लोग थोड़ा सा लिखिए मत, अभी एक सेकेंड रुक जाओ। और ये जो सिंसाइसियल है इसका मतलब समझ लीजिए दोबारा से, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज है। अब बेटा यहाँ पर देखो, जब आप लोग ने सेल पढ़ा तो सेल चैप्टर में ये बताया गया जो भी सेल्स अराइज होते हैं, मतलब नया सेल जो फॉर्म होता है वो किससे होता है, तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। ये बात पढ़ी थी सेल में, जरा हाँ या ना बताओ। ये बात पढ़ा था, जो एक कोई भी नया सेल बनेगा तो वो कहाँ से बनेगा, जो पुराने सेल्स होंगे, पढ़ा था। और बिल्कुल, और ये जो स्टेटमेंट था वो रुडलॉफ विर्चॉव का था, ये भी आपको बताया गया था। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक आपको सेल है, और ये जो सेल बेटा डिवाइड करेगा तभी तो नया सेल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो सेल है वो नया सेल फॉर्म हुआ, तो दो नए सेल बन जाते हैं अगर डिवाइड होता है तो। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर दो चीज होता है, सेल साइकिल और डिवीजन में पढ़ोगे भी कि आपको माइटोसिस होता है और माइटोसिस और मियोसिस होता है।
और जब भी आप लोग सेल साइकिल और डिवीजन पढ़ते हो तो दो फेज आता है, एक है इंटरफेज आता है और एक जो होता है बेटा वो एम फेज होता है। एम फेज में जो है वो एक्चुअल डिवीजन होता है और एम फेज में जो देखोगे ना तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको कि दो फेज आ जाते हैं। पहला जो है वो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, तो यहाँ पर जब आप लिखोगे बेटा तो ये है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और सेकेंड जो आप देखोगे तो ये होगा आपको साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस क्या होता है बेटा, तो साइटोकाइनेसिस होगा आपको डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये दो चीजें होती है आपको एम फेज में सेल डिवीजन। अब एक आपका सेल है सपोज कर लीजिए, और यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले आपको न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। एक न्यूक्लियस था पहले स्टेप में, और जैसे ही डिवीजन हुआ तो सेकेंड डायग्राम में आपको दिख रहा है दो न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पर जो हुआ बेटा वो कैरियोकाइनेसिस को हुआ। अब मान लीजिए कि इसके बाद जो है ना वो साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो अगर लिखोगे यहाँ पर तो साइटोकाइनेसिस जो है वो आपको नहीं हुआ। जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो एक सेल में दो न्यूक्लियस हो गया। अगर इसी में दोबारा से कैरियोकाइनेसिस हुआ तो चार न्यूक्लियस हो जाएगा। तो एक ही सेल में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस देख रहे हो वो एक से ज्यादा है, इसी कंडीशन को सिंथाइसियल या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं। अब क्लियर हुआ बेटा बताइए, जिनको भी क्लियर नहीं था वो क्लियर हुआ बेटा बता दीजिए। दो लोग थे, पीयूष और प्रणाली थी, आप दोनों को क्लियर हुआ बेटा बताइए। ओके बेटा, चलिए क्लियर हो गया तो यहाँ से आप लोग लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ से आप लोग लिख लीजिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको करके बताइए आराम से। और समझ आना चाहिए बेटा, अगर नहीं समझ आएगा ना तो दिक्कत हो जाती है। चलिए इतना कर लीजिए और फिर बताइएगा, फिर इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं और एग्जाम्पल भी इसका जरूरी है। आप लोगों ने कभी एस्क्रेसिस सुना है? ASCARIS सुना है क्लास, छोटी क्लास में, इस क्लास में भी एस्क्रेसिस सुना है किसी ने? कॉमनली जो राउंड वॉर्म बोलते थे, याद है राउंड वॉर्म जो है वो कॉमनली टर्म यूज करते थे। राउंड वॉर्म तो सुना होगा सभी ने। चलिए मैसेज आया राउंड वॉर्म। ओके चलिए ऐश्वर्या ने सुना है राउंड वॉर्म। चलिए तो राउंड वॉर्म जो एग्जांपल होता है बेटा वो इसी कैटेगरी की होती है, तो आप लोग इतना कर लीजिए और इसी में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इतना आराम से कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए बेटा, हो जाए तो सभी को आराम से कीजिए। ऐश्वर्या का हो चुका है, बाकी लोग? बाकी लोग बताइए, इतना क्लियर है सभी को और डन है तो बताइएगा, ठीक है।
क्लियर होगा सब कुछ तो बताते चलिएगा बेटा एकदम, ठीक है। ओके, ईशा बुचेरिया फिलेरिया वर्म आल्सो एग्जिस्ट ऑफ दिस फाइलम, बिल्कुल सही है, वो भी इसी का एग्जांपल है। बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी जिसको बोलते हैं वो भी एग्जांपल है बेटा यहाँ पे ईशा, वो भी आप लोग लिख सकते हो। चाहो तो ज्यादा एग्जांपल मत लिखो क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है ना वो आपको एग्जांपल्स कराए जा रहे हैं जिससे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल ऐसे देखोगे तो हर ग्रुप में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे लेकिन उतना एग्जाम्पल आप याद भी नहीं कर पाओगे और दिमाग में भी नहीं रहता है। तो जितने जरूरी के एग्जाम्पल्स है वो सारे कराए जाएंगे और जो आपको थोड़ा मोड़ा वेटेज नहीं होता है, नहीं पूछे जाते, तो वो चीज आपको जरूरत नहीं है ज्यादा क्योंकि यहाँ पर इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं बच्चे। तो पीयूष का हो गया, ईशा का हो गया, बाकी कोई है जिसका हो गया है? चांदनी का हो गया बेटा, बाकी लोग बताइए। पीयूष, इसी में आसिफ, शेख साहब, आप लोग का हो गया है तो बताइए। और फिर जो है इसका एग्जाम्पल आ जाते हैं। यानी कंप्लीटेड सबका हो गया है, चले आगे बेटा। कोई ऐसा है जिसको रुकना हो तो बताइएगा, किसी को लगे कि अभी रुकने की जरूरत है तो बताइएगा। नहीं है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के पर्पज से था। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो एग्जाम्पल जो है वो है एस्केरेसिस और इसी को हम लोग बोलते हैं लम्ब्रिक्वाइड्स। तो एस्केरेसिस लम्ब्रिक्वाइड्स जो होता है वो आपको एग्जाम्पल है यही का नेमेटेटोड्स का। और इसमें जब देखोगे बेटा जो खास बात होती है कि ये जो कॉमनली क्या बोला जाता है तो कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म। तो यहाँ पर जब देखोगे तो कॉमनली कॉल्ड जो बोलोगे वो राउंड वॉर्म बोला जाता है। अब इसमें जब देखोगे बेटा तो बड़ी खास चीजें होती है जिसमें आप जब लीजिएगा तो वो है मेल। और मेल का सिंबल याद रखना सीख लीजिए, ये आपका सिंबल मेल का होता है। सेकेंड जब आप देखोगे तो यहाँ पर फीमेल, दोनों में डिफरेंस होता है इसलिए आपको बताया जा रहा है। मेल में देखोगे तो आपको जो एक ओपनिंग दिखेगी वो होती है माउथ की। और इसी में जब देखोगे तो साइड में जो दिखेगा वो एक्सक्रीटरी पोर दिखेंगे। और लास्ट में जब देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टर्न दिखता है। जो टर्न दिखेगा तो यहाँ पर क्या क्या आपको प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर देखोगे तो क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्लोएका क्या होता है जरा बताइए, क्लोएका क्या होता है बेटा जरा बताइए। क्लोएका जो लिखा है मैंने मेल में ये क्या होता है जरा बताइए, बताइए जरा, सोचिए समझिए। किसी से भी पूछ लूंगा बेटा, ये ध्यान रखो, तो जिसको आता है पहले वो लोग बताइए। यहाँ पे क्लोएका लिखा गया है, ये क्या है? क्लोएका लिखा गया है, क्लोएका जो है वो कहाँ पे पढ़ाया गया था और ये होता क्या है ये बताइए। बताइए बताइए जल्दी बताइए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, बता दीजिए। ओपनिंग होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्लोएका क्यों बोला जाता है? यहाँ पे एनस भी तो बोल सकते थे, एनस क्यों नहीं बोलते हैं? कैविटी तो खैर नहीं बोल सकते, यहाँ पे ओपनिंग बोल सकते हैं जैसे ऐश्वर्या ने बोला। तो ओपनिंग जो है तो यहाँ पे हम क्लोएका क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्या खास चीज होती है? फ्यूज इन वर्टिब्रेट्स में होता है, ये छोड़ दो। क्लोएका का सिंपल सा मीनिंग बताइए आप लोग। बेटा रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या? क्लोएका में आपको बताया गया था कि कॉमन ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह की। तो क्लोएका जो है वो कॉमन ओपनिंग होता है यहाँ पर डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो बेटा लास्ट में जो है वो मेल में टर्न होता है लेकिन फीमेल में बिल्कुल ऐसा कोई भी टर्निंग आपको नहीं दिखाई देगी। तो फीमेल में जब देखोगे तो सिंपली जो है वो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब इसमें जब देखोगे तो ये जो होगा वो आपको माउथ होता है।
और माउथ के बाद जब देखिएगा तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर है, वो दोनों में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जब लिखोगे तो एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है। लास्ट में देखोगे तो यहाँ पर जेनाइटल पोर होता है जो रिप्रोडक्शन में काम आता है। और लास्ट में जब देखोगे जो ओपनिंग होगी इसको हम लोग एनस बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, एक में क्लोएका है और एक में जो है वो आपको एनस प्रेजेंट है, तो दोनों में जो है आपको डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं बेटा वो ये होता है कि मेल में सिर्फ जो है वो एक ही सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो यहाँ पर देखोगे तो ओनली वन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब आपको सिर्फ एक सेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखेगा तो इसी को जो हम लोग बोलते हैं बेटा वो कंडीशन है मोनार्किक। मोनार्किक का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जब एक सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिले तभी जाकर वो मोनार्किक कंडीशन है। लेकिन फीमेल में देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, तो टू सेट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब टू सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइडेल्फिक। डाइडेल्फिक का मतलब क्या है, तो टू सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब लाइफ साइकिल की बात करोगे, जो कॉमन पॉइंट होते हैं वो है मोनोजेनेटिक होता है, मतलब ये एक ही में लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और वो जो आपका होस्ट है वो है ह्यूमन। तो ये बाकी कोई ऑर्गेनिज्म में अपनी लाइफ साइकिल कंटिन्यू नहीं करता है। और ये जो देखोगे तो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो ह्यूमंस के पास ये कैसे आता है, तो डायरेक्ट आ सकता है फूड वगैरह के थ्रू या ओरल इन्फेक्शन से ये आ सकता है। तो ओरल इन्फेक्शन या यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो ह्यूमंस बॉडी में आने आता है। आपको कौन से टू सेट्स का मतलब ऐश्वर्या बेटा, जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होंगे वो सारे, जैसे ओवेरी हो गई तो टू सेट्स हो जाए तो वो उसी कंडीशन को डाइडेल्फिक बोलेंगे। नेक्स्ट जब बात करोगे तो यहाँ पर ये एनएरोबिक होता है और ये जो फीड करता है बेटा वो हमारे बॉडी में होता है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होते हैं उस पे फीड करता है। तो सिंपली जब लिखोगे तो फीड कहाँ करेगा, तो फीड ऑन पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड के ऊपर ये आपको फीड करता है। तो ठीक है, तो पार्शियली डाइजेस्टेड मतलब जो आपके बॉडी के अंदर हाफ ऑफ द डाइजेस्ट हो गया उसी को पार्शियली डाइजेस्टेड बोलेंगे। और ये एग्जांपल है, इसको आप एज इट इज लिख दीजिए। और ये यहाँ पर फाइलम जो है बेटा वो एंड हो जाता है। इतना सबको क्लियर है? इतना आप लोगों को समझ आ रहा है? सबको समझ आया? चलिए, इतना सबको समझ आया, एक बार यस और नो बताइए और फिर यहाँ पे बेटा लिखते रहिए। ओके, चलिए इतना कीजिए बेटा, आज के लिए इतना ही रखेंगे अभी। तो इतना करके मुझे बताइए आराम से। और आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसके आगे नहीं चलेंगे। और इतना अच्छे से एक बार रिवाइज करके आओगे। अगर डाउट होता है तो पहले ही उस डाउट को कल क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो इतना जो है वो आप लोग पहले लिख लीजिए अच्छे से। बताइए अगर प्रॉब्लम है तो आपका सॉल्यूशन अभी है। चलिए इतना करके बताइए। इतना सबको क्लियर है? एक बार बता दिए दोनों अदिति। क्लियर है बेटा दोनों अदिति? इतना क्लियर है सभी को दोनों अदिति बेटा? ओके, क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो ऐश्वर्या और अर्पित, आप दोनों को क्लियर है? ऐश्वर्या और अर्पित क्लियर है बेटा? जोर से बोलो, जोर लगा के, है ना? ऐश्वर्या का क्लियर। मोनोजेनेटिक का मतलब होता है बेटा एक ही बॉडी के अंदर वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करे। तो सिर्फ ह्यूमंस है जहां पर ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो इसलिए इसको मोनोजेनेटिक बोलेंगे। डाइजेनेटिक का मतलब दो होस्ट होते हैं तो डाइजेनेटिक होता है। ऐश्वर्य अर्पित का क्लियर है? ठीक है, चलिए अर्पित के बाद
अर्पिता और शेख बेटा, अर्पिता आपको क्लियर है और अशर शेख, आप दोनों को क्लियर है? अर्पिता और अशर शेख, अर्पिता क्लियर है, असर का क्लियर, ओके बेटा, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट है आसिफ और भूमि, आप दोनों को क्लियर है? आसिफ और भूमि सब कुछ क्लियर है? आसिफ का क्लियर है, ओके, भूमि का भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट जो है बच्चे हमारे इसमें चांदनी और ईशा, आप दोनों को क्लियर है? चांदनी और ईशा, चलिए चांदनी का क्लियर है, ईशा का भी क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है मानसी बेटा, मानसी और ओम, आप दोनों को क्लियर है? मानसी और ओम, चलिए मानसी का क्लियर है, ओम आपका क्लियर है बेटा? ओम आपका क्लियर है, चलिए ठीक है। पीयूष और प्रणाली, आप दोनों को क्लियर है? पीयूष और प्रणाली, प्रणाली का क्लियर है, पीयूष का क्लियर है। चलिए शीतल और सत्यजीत, आप दोनों को क्लियर है बेटा? शीतल और सत्यजीत, ये शीतल का क्लियर है, सत्यजीत का भी क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो याज्ञिक और निहारिका, आप दोनों, निहारिका और याज्ञिक क्लियर है बेटा? निहारिका बेटा बातें समझ आई? ओके निहारिका, चीजें समझ आई बेटा? और आपको जो स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे तो जो नहीं भी होगा वो सब कुछ क्लियर कर देंगे। ओके निहारिका, आवाज पहुंच रही है बेटा निहारिका अब तक? चलिए और बाकी लोग इतना कीजिए जिसका हो जाए वो, आप लोग बेटा अगर कुछ पूछना हो तो रुक के पूछ लीजिए, वरना एक एक करके आप लोग लेफ्ट कर सकते हो, लीव कर सकते हो लिखने के बाद, तो इतना आप लोग कीजिए।